हेलो बच्चों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चौथे अध्याय द्विघात समीकरण से संबंधित मूल सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आप लोगों ने बहुपद के बारे में पढ़ा है। दो घात वाला एक बहुपद का अगर बात करें तो देखिए, ये मानक रूप में से हम ax² प्लस bx प्लस c लिख सकते हैं। और यहाँ जो वेरिएबल है यानी चर है वो x है। तो इस बहुपद को अगर x चर वाला कोई बहुपद है तो हम लोग px से उसे दिखाते हैं। और यहाँ देखिए, ये बहुपद है, इसका जो है अधिकतम घात 2 है, तो ये 2 घात वाला एक बहुपद हुआ। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ x जो चर है, वेरिएबल है, इसके बदले चर जो है y है, यानी कोई दूसरा चर है y है, तो वो मानक रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं ay² प्लस by प्लस c। ठीक है। अब देखिए, ये बहुपद जो है वो इस तरह से हो सकता है 4x² प्लस 3x माइनस 1। ठीक है। एक ये बहुपद हुआ, ये भी x चर में एक बहुपद हुआ। ठीक है। कुछ इस तरह का भी y चर में बहुपद हो सकता 4y प्लस y² माइनस 3, इस तरह से। ठीक है। तो जब इन दो घात वाले बहुपद को, ठीक, हम लोग मान लीजिए ये x² प्लस bx प्लस 6 बता कि ये 2 घात वाला एक बहुपद है। इसको हम लोग जब 0 के बराबर इस तरह से समीकरण के रूप में लिखते हैं तो इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है। और इसी तरह इस बहुपद को अगर हम इस प्रकार लिखें 4x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0, तो ये भी एक द्विघात समीकरण हुआ, जिसमें चर x है। और ये देखिए 4y प्लस y² माइनस 3 बराबर 0 जो है, ये भी एक द्विघात समीकरण हुआ, जिसमें चर जो है वेरिएबल y है। तो जब ये द्विघात समीकरण को हम इस प्रकार लिखते हैं कि जो सबसे बड़ा घात हो वो सबसे पहले, जैसे देखिए यहाँ x पे जो 2 है सबसे ज़्यादा घात है, तो इस टर्म को पहले लिखा गया, उसके बाद इससे कम घात वाले को, और फिर उससे कम घात होता है। जब इस, और यहाँ देखिए यहाँ जो है ये अधिक घात वाला, लेकिन इसको बाद में लिखा गया है। ठीक है। ये दोनों ही द्विघात समीकरण का रूप है। लेकिन जब हम द्विघात समीकरण को इस प्रकार लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा घात वाला जो पद है, टर्म है, उसको पहले लिखते हैं, उससे कम घात वाला बाद में, फिर इस तरह से लिखते हैं, तो वह द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। और ये जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप हुआ। देखिए, इसको इस तरह से हम जो है दोबारा समझाते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण क्या है? चर x में, यहाँ वेरिएबल x है, चर x है। ठीक है। y भी हो सकता है, m भी हो सकता, कोई भी वेरिएबल हो सकता। अगर हम x चर का बात करें तब चर x में द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है। जहाँ ये a b c ये क्या है? ये सब वास्तविक संख्या है, तथा a जो है कोफिशिएंट गुणांक x² का, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर जो है अधिकतम घात जो है 2 नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये हुआ कि चर x में द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है, तथा a जो है वह 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए, अब हमने बताया कि ax² प्लस bx प्लस c जो है द्विघात समीकरण का एक मानक रूप है। अगर कोई x की किसी मान, ठीक है ना, x क्या है?
ये चर है, वेरिएबल है, मतलब इसका मान वेरी कर सकता है। तो मान लीजिए अल्फ़ा एक इसका मान है, x का मान एक अल्फ़ा ऐसा है कि इससे अगर इस समीकरण में x के बदले हम रखते हैं, यानी a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c इसमें रखते हैं, तो इसका मान अगर 0 होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये अल्फ़ा, ये कोई संख्या होगा, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि ये अल्फ़ा जो है वास्तविक संख्या, ये अल्फ़ा इस द्विघात समीकरण का मूल है। अल्फ़ा क्या है? इस द्विघात समीकरण का मूल है। देखिए इसको ऐसे लिखे हैं, एक वास्तविक संख्या अल्फ़ा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है, का एक मूल कहलाती है यदि a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c बराबर 0 हो। ठीक है, साथ ही हम क्या कहते हैं कि ये जो x बराबर अल्फ़ा है, यह इस द्विघात समीकरण का एक हल है, सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसको और हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा है वह इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये सब बातें समझने की हुई। अब देखिए इस बेसिक कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, जैसे देखिए जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, और इसमें देखिए 3 ठो जो है समीकरण दिया गया है, पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए इसको इस प्रकार हल करते हैं। देखिए x प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर 2 x माइनस 3 दिया गया है, तो इसको थोड़ा हल कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ हो गया 2x माइनस 6। अब ये देखिए ये आपका x स्क्वायर हो रहने देते हैं, ये 2x प्लस 1 एज इट इज़, और इसको इस तरफ ले लेंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा और ये प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0, यानी x स्क्वायर, ये देखिए प्लस 2x और माइनस 2x कट जाएगा, और 1 में 7 जोड़ेंगे तो ये 6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यानी 1 प्लस 6 7 हो गया। ठीक है, इसको हल करने से ये आया। अब हमें देखना है कि जो हमारा जो है मानक द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है, जहाँ a b वास्तविक और a 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर पहले कुछ नहीं, कोफिशिएंट 1 हो सकता, इस प्रकार एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स का टर्म नहीं है, यानी इसका कोफिशिएंट जो है ये b, ये 0 है, प्लस c की जगह 7 है और 0। तो हम देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। ठीक है, देखिए ये b 0 हो सकता, c भी 0 हो सकता, a लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम पाते हैं कि दिया गया, इसके बाद यहाँ से लिखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ हम पाते हैं कि दिया गया समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, अतः यह एक द्विघात
समीकरण है। ये पहला सवाल का हल हुआ। अब आइए दूसरे सवाल को हल करते हैं, उसको देखते हैं कि वो जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 फिर 3 - x, इस प्रकार है। इसको हल कीजिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज़ रखें और इसको गुणा कर देते हैं। तो ये देखिए -6 हो गया और माइनस माइनस प्लस x हो गया। अब इसको इधर ले लेते हैं एक तरफ जीरो रखने के लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये इधर आ जाएगा तो +6 हो जाएगा और ये -x हो जाएगा 0। ठीक है, यानी ये देखिए हो गया एक्स स्क्वायर और -x और -2x -3x +6 बराबर 0 हो गया। यह स्पष्ट रूप से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। हम पाते हैं कि जैसे यहाँ लिखें, यहाँ हम पाते हैं कि यहाँ हम पाते हैं कि दिया गया समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अब आइए हम लोग जो तीसरा इसका सवाल है उसको हल करते हैं। ये तीनों जो सवाल है आपके जो प्रश्नावली हैं 4.1 उसके पहले 3 सवाल को हम लिए हैं ताकि समझने में समझे आप लोग अच्छे तरीके से। तो ये देखिए तीसरा जो है, देखिए यहीं से शुरू करते हैं स्पेस बचाने के लिए। ये तीसरा ये जो समीकरण है इसको आप हल करेंगे तो देखिए यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, इस दोनों को गुणा कर दिए और यहाँ देखिए ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, फिर माइनस x माइनस 3। अब यहाँ जो है आपको देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ तक कट जाएगा और यहाँ जो है ये देखिए ये आ जाएगा -x माइनस 2 और इस तरफ हो गया आपको 2x माइनस 3। सबों को एक तरफ ले लेते हैं, इसको इस तरफ ले लेते हैं, लेकिन लिखने में पहले लिख रहे हैं। जैसे देखिए 2x माइनस 3 ये जब उस तरफ चला जाएगा तो प्लस x हो जाएगा और ये +2 बराबर 0, यानी यहाँ आपका हो गया देखिए 3x, ठीक है, -1 बराबर 0। अब इसको जो मानक रूप है उसमें सेट करिए तो यहाँ देखिएगा कि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोफिशिएंट जो है ए यहाँ पे 0 है। पहले इसको लिख लीजिए उस फॉर्म में, ये बी के रूप में यहाँ 3 है और सी के रूप में -1 है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जो होना अति आवश्यक है 0 नहीं हो, वो नहीं है, 0 है। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ हम पाते हैं कि दिया, देखिए यहीं से ले लेते हैं, यहाँ हम पाते हैं कि दिया गया समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
सी बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये जो समीकरण दिया गया है वो एक द्विघात समीकरण नहीं। इसके बाद यहाँ हम लोग लिख दिए, द्विघात समीकरणों का हल कई तरीके से निकाला जा सकता है। आपके सिलेबस में मुख्यतः 2 तरीके दिए गए हैं। देखिए, पहला है गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालना, और दूसरा है द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालना। ये गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं, ये जो है सवालों के माध्यम से समझेंगे। ये आपके जो प्रश्नावली हैं इस अध्याय का 4.2 उसका ये पहला सवाल का 2 सब क्वेश्चन लिए हैं। इसके माध्यम से हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण मूल ज्ञात कीजिए। अच्छा, हल निकालना मतलब मूल निकालना होता है। मूल क्या होता है, जैसे ये द्विघात समीकरण है तो x का वह मान जो अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर होता है। कहते हैं कि ये जो समीकरण है सेटिस्फाइड हुआ और वो x का मान मूल कहलाता है। तो आइए एक एक करके इसे हल करते हैं। पहला जो है आपका x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं ना, गुणनखंड विधि में ये जो बीच का पद है उसको 2 भाग में इस प्रकार बांटते हैं कि उसका गुणा करें तो इसके गुणा के बराबर। कहने का मतलब देखिए, यहाँ क्या है, x² है पहला पद, और ये जो पद है वो है आपको -10। इसको जब गुणा कीजिएगा तो -10x² 10x² आएगा। अब इससे हमें इस प्रकार 2 संख्याओं में इस प्रकार तोड़ना कि रिजल्टेंट इतना ही है। मतलब देखिए कैसे, तो अगर हम इस तरह से लिखें 5x प्लस नहीं लिखते हैं और -5x और +2x, इसके जगह अगर हम ये लिखते हैं तो देखिए -5x में 2x जोड़ेंगे तो -3x होगा, और इसको गुणा करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा। अब इसको दोनों को अगर गुणा कर दीजिए तो ये जो है देखिए -10x² आएगा, इतना ही आएगा। तो ये सिद्धांत यहाँ जो है गुणनखंड विधि में उपयोग किया जाता है। तो इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, x² माइनस पहले जो है 2x दे देते हैं, 2x माइनस 5x माइनस 10। मैंने क्रम बदल के लिख सकते हैं, लेकिन हम इसलिए 5 दिए कि इधर 10 है तो थोड़ा फैक्टर निकालने में सुविधा होगा, और कोई बात नहीं है। तो देखिए, तो इसे हम इस तरह लिख दिए, x² प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10। अब जो है इसमें x इस दोनों पदों में x को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 2 आएगा। अब -5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x बचा और यहाँ +2, तो देखिए ये -10 हो जाएगा, -5x हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों जो यहाँ टर्म है इसमें x + 2 जो है कॉमन है, तो इसे x + 2 को इस प्रकार कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x आया और यहाँ से 5 पाया, -5, ये 0 के बराबर होगा। अब देखिए इस दोनों का गुना जो है गुणनफल वो 0 होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ हो सकता है कि x + 2 बराबर 0 या x - 5 बराबर 0। अगर ये भी 0 होता है तो दोनों का गुणनफल 0 होगा।
ये अगर जीरो नहीं है लेकिन ये भी जीरो होता है तो गुणनफल जीरो होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि x + 2 जो है वो जीरो है इस केस में, या x - 5 बराबर जीरो है। x + 2 बराबर जीरो, इसका मतलब क्या हो गया कि x का मान -2 होगा, या x - 5 बराबर जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर 5 होगा। यानी x बराबर -2 और x बराबर 5, ये जो दो संख्या हैं वो इस दिए गए समीकरण के मूल हुए। ठीक है, अतः वांछित मूल जो है मूल -2 एवं 5 है। अब आइए दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ जो है ये है आपको 2x² + x - 6 बराबर जीरो। यहाँ जगह बनाने के लिए इसको मिटा देते हैं। तो देखिए अब इसको जो है हम लोग इसके भी मिडिल टर्म को उसी प्रकार स्प्लिट करेंगे। तो इसको इस प्रकार हमें दो भाग में बांटना है कि इस दोनों के गुणनफल के बराबर इस दोनों पार्ट का लिया जाए। तो पहले ये देखिए ये क्या है 2x² और ये -6, तो यहाँ क्या आ रहा -12x² आ रहा। ठीक है, तो इसको x को किस प्रकार बांटें कि ये है। तो देखिए यहाँ चूँकि प्लस है तो यहाँ लिखिए 4x और -3x। ठीक है, इसको और इस सिचुएशन को देखते हुए तो देखिए यहाँ 4x में 3x जाएगा, x हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे इस दोनों को तो ये -12x² आ जाएगा। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 12x² + 4x - 3x - 6 बराबर जीरो। ठीक है, अब देखिए इसको इस तरह से करते हैं, यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x आएगा और यहाँ पे 2। ठीक है, तो 2x² ये पार्ट हो जाएगा और यहाँ पे 4x। अब यहाँ से -3 ले लीजिए तो यहाँ से x बचा और यहाँ पे +2, इसको गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए दोनों में ये कॉमन है तो x + 2 को हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ से 2x आ गया और यहाँ से -3। अब हम इधर हल करेंगे अब बराबर जीरो। ठीक है, तो इससे क्या हमें प्राप्त हो रहा कि x + 2 बराबर जीरो होगा, या 2x - 3 बराबर जीरो होगा। ठीक है, और अगर x + 2 बराबर जीरो लिखते हैं तो x बराबर -2 आएगा और यहाँ से देखिए 2x - 3 लेते हैं तो x बराबर 3/2 आया। ठीक है, तो अतः वांछित मूल जो है वो -2 एवं 3/2 है। आइए अब द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण के हल के निकालने के बारे में जानें। तो सबसे पहले आइए द्विघाती सूत्र निकालते हैं। तो देखिए हमारा जो द्विघात समीकरण है मानक रूप में वो है ax² + bx + c बराबर 0। इसको हम इस प्रकार जो है लिख सकते हैं, दोनों तरफ a से भागा दे दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको x² + bx/a + c/a। ठीक है, दोनों तरफ जो है a से भाग दे दिए। अब देखिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं x + b/2a होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखिए क्या होगा
कि इसको जब हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ लिखते हैं, देखिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a प्लस यहाँ आ जाते हैं b प्लस 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय ए, इस प्रकार। और ये जो है आपका b बाई 2a का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, बी एक्स बाई ए है, लेकिन ये जो b बाई 2 होल स्क्वायर ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इतना घटा देते हैं b बाई 2a, तो ये इसके बराबर हो गया। आप प्लस c बाई ए जो है इसको अब लिख दीजिए, इसको मिटा दिया जाए। देखिए अब यहाँ से फिर हम आगे देखते हैं, तो इसको इस प्रकार लिखिए x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। ठीक है, और ये देखिए ये जो है आपको ये हो गया बी स्क्वायर बाई 4a प्लस सी बाई ए, इसको हम इस तरफ फिर लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस, इसका एलसीएम ले लीजिए तो 4a, अच्छा यहाँ देखिए ये 4a स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, तो ये 4a स्क्वायर एलसीएम हो गया। अब यहाँ देखिए ये 4a स्क्वायर है तो यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ माइनस ले लिया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। इसमें जब a से भागा दीजिएगा तो 4a आएगा, तो उससे इससे गुना कर दीजिए तो 4ac आ जाएगा। ठीक है, और बराबर 0। इसे देखिए अब इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर बराबर, इस पोर्शन को जीरो बराबर चिन्ह के उस तरफ ले गए तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। इसके बाद आइए इधर बनाते हैं, देखिए तो ये जो है ये हो गया आपको x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, अब इसका जो है दोनों तरफ वर्गमूल निकालिए, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो x प्लस बी बाई 2a बराबर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, और यहाँ जो है ये आ जाएगा आपको 2a। ठीक है, यानी x बराबर, अब इसको उधर ले लीजिए तो माइनस बी बाई 2a, और ये जो प्लस माइनस है उसको हम लोग रहने देते हैं इस तरह से, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इस तरह वर्गमूल के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, और डिवाइडेड बाय 2a, यानी x बराबर क्या हो गया, ये 2a दोनों में हर बराबर है तो एलसीएम आ गया, यहाँ से माइनस b आ गया, ये हो गया आपको प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है,
इसलिए जो है x का क्या क्या मान हो सकता है, x बराबर -b प्लस b² माइनस 4ac एवं -b माइनस, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ 2a छूट गया, -b प्लस b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। और दूसरा जो है, और क्या मान आ सकता, x बराबर -b माइनस b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। अगर प्लस कंसिडर करेंगे तो ये रूप होगा, माइनस कंसिडर करेंगे तो ये रूप होगा। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं ना, देखिए इसको मिटा दें, यहाँ पे आगे यहाँ हल करेंगे और आगे देखिए, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का जो मान है इसके मान पे डिपेंड करता है, ये जो b² माइनस 4ac है इसके मान पे डिपेंड करता है। तो अगर इसका मान b² माइनस 4ac का 0 से बड़ा होगा, ये 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तो दो मूल आएंगे, यानी क्वाड्रेटिक जो द्विघात समीकरण उसका 2 हल होगा। और अगर ये 0 के बराबर है b² माइनस 4ac, तो प्लस और माइनस बाद में 0 है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो दोनों मूल बराबर होंगे। और अगर ये b² माइनस 4ac जो है उसका मान 0 से कम है, यानी ऋणात्मक संख्या है, तो ये पोर्शन जो है क्या होगा, वास्तविक संख्या नहीं देगा, तब इसका मान वास्तविक संख्या नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं कि ये जो b² माइनस 4ac है, इस पे इसका मूल जो है निर्भर कर रहा, इसे हम लोग जो है विविक्त कर कहते हैं, हिंदी में इसको विविक्त कर कहा जाता है, और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। कई बार इसको शॉर्ट में डी से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये जो b² हम लोग क्या पाएँ कि b² माइनस 4ac जो है, अगर ये 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, दो अलग अलग वास्तविक मूल प्राप्त होगा, किसका, जो द्विघात समीकरण है संबंधित उसका अलग अलग वास्तविक मूल होगा द्विघात समीकरण का। और अगर ये b² माइनस 4ac जो है ये 0 के बराबर हो, तो दोनों मूल वास्तविक संख्या, वास्तविक से मतलब है वास्तविक संख्या, वास्तविक एवं समान होंगे, ठीक है। और अगर ये b² माइनस 4ac जो है ये छोटा होता है 0 से, तब दिए गए द्विघात समीकरण का कोई द्विघात समीकरण का वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसके मान के ऊपर द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति जो है वो
निर्भर करता है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ इसको हम लोग द्विघाती सूत्र बोलते हैं, द्विघाती सूत्र बोलते हैं इससे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इस फार्मूला के सहयोग से जो है हम लोग द्विघात समीकरण का मूल भी प्राप्त करते हैं। तो आइए अब कुछ सवालों को देखते हैं। आइए अब एक सवाल को बनाते हैं। सवाल इस प्रकार है, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 का द्विघाती सूत्र द्वारा मूल प्राप्त करें। ये द्विघात समीकरण है, इसका जो द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला के सहायता से हमें मूल प्राप्त करना है। तो देखिए, पहले जो दिया गया द्विघात समीकरण उसको लिख देते हैं। दिया गया द्विघात समीकरण जो है उसको पहले लिख दीजिए। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इस तरह रुके। तो दिया गया द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 है। अब देखिए, मानक द्विघात समीकरण यानी ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर हम पाते हैं कि यहाँ इससे इसको कंपेयर करेंगे। हाँ, तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ a = x² का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, b = x का जो कोफिशिएंट है वो -7 है, और c बराबर 3 है, 3 है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। वो इसलिए निकालते हैं कि अगर वो निगेटिव आ जाएगा तो लिख देंगे कि इसका वास्तविक मूल नहीं है, अतः ये जो है मूल निकालना संभव नहीं है। तो अब विविक्त कर यानी डी, इस सिंबल से इसको हम डिनोट करते हैं, तो उसको यूज कर सकते हैं कहीं भी। ये होता है b² - 4ac। अब b यहाँ पे देखिए -7 है, -4, a हो गया 2 और c हो गया 3। तो ये हो जाएगा देखिए 49। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो, और ये हो जाएगा देखिए 4 × 12 = 24, यानी ये हो गया आपको 25। ठीक है, तो ये धनात्मक संख्या है, इसलिए इसका जो है 2 मूल होगा और अलग अलग मान होगा। तो हम लोग एक बार विविक्त कर निकाल दें। अब इसके बाद जो है यहाँ ऊपर से बनाते हैं। तो देखिए, द्विघाती सूत्र द्वारा हल x बराबर क्या हो जाएगा, -b ± b² - 4ac बटा 2a होता है। और यहाँ -b जो है माइनस है, और b क्या है -7 ± ये देखिए b² - 4ac यहाँ हम लोग निकाले हैं 25 भागा
2 गुना ए है मेरा 2, तो ये हो गया आपको देखिए 7, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस माइनस ये 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, अब बटा 2, ठीक है। अतः वांछित जो मूल है, वांछित मूल 7 + 5, एक बार जोड़ का चिन्ह लीजिए, अतः वांछित मूल 7 + 5/4 बराबर ये हो जाएगा देखिए 12/4 यानी 3 एवं 7 - 5/4 बराबर 2/4 बराबर 1/2 है। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य कमेंट भी अवश्य दें। धन्यवाद।